हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। फियरलेस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था 5 स्टेप ऑफ रिस्क असेसमेंट। हमने बीच में छोड़ दिया था समय के कमी के कारण, लेकिन आज इसको कंटिन्यू करता हूं। फर्स्ट जो है इसमें स्टेप था, आप याद रखेंगे 5 स्टेप प्रोसेस। फर्स्ट, आइडेंटिफाई द हजार्ड। सेकेंड, आइडेंटिफाई द पीपल हु माइट बी हार्म्ड एंड हाउ। थर्ड जो है इवेलुएट द रिस्क एंड डिसाइड ऑन प्रिकॉशन। फोर्थ जो है रिकॉर्ड द सिग्निफिकेंट फाइंडिंग एंड इम्प्लीमेंट देम और रिव्यू एंड अपडेट एज नेसेसरी। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है, इसलिए आप इसको डायरेक्टली ही याद करेंगे, इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे ही आ जाता है। राइट स्टेप ऑफ रिस्क असेसमेंट ऐसा करके। तो आइए आगे बढ़ने से पहले कुछ कमेंट देख लेता हूँ। मोहम्मद आज़ाद का कमेंट आया है। वो कहते हैं, डियर सर, आई एम इन इंडियन वर्किंग दोहा कतर, नीड योर व्हाट्सअप नंबर। माई नंबर इज दिस। नंबर थोड़ा सा गलत है, बीच में प्लस है 974+30। तो एक बार सही नंबर जो है आप डालिए, मैं आपको व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, नहीं तो मैं आपको कमेंट कर दूंगा अपना नंबर, आप उसमें जुड़ सकते हैं। और उसके बाद रफ़ीकुल्ला कहते हैं, गुड। टेक्नो सद्दाब कहते हैं, सर IG2 में हमारा सिर्फ रिस्क असेसमेंट ही करके सबमिट करना होता है। हाँ, उसमें तो केवल अभी रिस्क असेसमेंट करके ही सबमिट, पहले एग्ज़ाम होता था, अब तो एग्ज़ाम नहीं है। और उसके बाद आई विश ही है ट्रांसलेशन फॉर पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड व्हाट ही इज सेइंग। ये कोई मार्विन CB2 कहते हैं कि इनको लैंग्वेज प्रॉब्लम है थोड़ा, तो मैं कोशिश करूँगा आपके लिए भी आगे के वीडियो में इंग्लिश का वीडियो बनाऊँ। सैयद फरमान कहते हैं, वी लव यू सर जी, थैंक यू अलॉट फॉर प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन। थैंक यू सर। तो आइए कंटिन्यू होते हैं ज़्यादा समय न लेते हुए। तो हम लोगों ने कल जाना था, पढ़ रहे थे इवेल्युएशन ऑफ रिस्क के बारे में। तो रिस्क मैट्रिक्स जो है उसमें 1 to 5 स्केल यूज़ कर रहे थे। सीवियरिटी के लिए 1 to 5 और उसका जो है लाइकलीहुड के लिए ये था 1 एक्सट्रीमली अनलाइकली रहेगा तो 1 लेंगे। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम जो है इसको कैसे चूज़ करते हैं। तो अगर हम जो है अच्छे नहीं रहेंगे तो इसको अच्छे से यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो यूजिंग ए स्कोर सिस्टम, ये क्या है स्कोर, न्यूमेरिकली रेटिंग ग्रेटली बाय द ट्रेलिंग इलेक्ट्रिकल कोड पोजीशन अक्रॉस द बिजी कॉरिडोर मस्ट बी कैलकुलेटेड। एक वायर जो है अगर बिजी रास्ता है और उसमें वायर पड़ा हुआ है बीच में, तो इसमें कितना रिस्क है, तो आइए जानने की कोशिश करते हैं इसके द्वारा। तो ये क्या है कि ये ज़्यादा बिजी है, तो मतलब कि चांस है कि तुरंत किसी न किसी के पैर में फंसेगा और गिर जाएगा वो। तो इसके लिए जो है जो लाइकलीहुड लेते हैं वो है 4 लेते हैं, सॉरी वेरी प्रोबेबल 5 लेते हैं, क्योंकि गिरने का चांस बहुत ज़्यादा है अगर बीच सड़क में वायर जो है पड़ा हुआ है, तो ट्रेलिंग कोड जो है पड़ा हुआ है तो। और अगर कोई आदमी जब गिरता है तो क्या हो सकता है, तो हो सकता है कि वो मतलब कि उसको जो है हॉस्पिटल ट्रीटमेंट, यानी कि 4 उसको जो है सर फट जाएगा चाहे कुछ हो जाएगा तो उसको जो है हॉस्पिटल में भर्ती करानी पड़ेगी, इतना हो जाएगा। तो इसके लिए जो है हॉस्पिटल ट्रीटमेंट यानी कि 4 लेते हैं। तो इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 × 4 = 20, यानी कि इसमें 20 रिस्क है। तो 20 रिस्क मतलब जानेंगे आगे कि 20 मतलब लो, मीडियम, कैसा, हाई हुआ। तो ये चीज़ जो है आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को कितना नंबर देते हैं, और नंबर आप सही से देंगे तो रिस्क भी सही से निकलेगा। अगर नंबर सही नहीं देते हैं तो रिस्क, इसीलिए जो है कॉम्पिटेंट आदमी को ही रिस्क असेसमेंट करना चाहिए। तो उसी प्रकार एक और एग्जांपल देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल कोड ट्रेलिंग ऑन द फ्लोर क्लोज टू द रियर वाल, पीछे का जो वाल है, माने जिस पे आदमी आता जाता नहीं है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो है जो लाइकलीहुड है वो कम हो जाएगा, क्योंकि वो पीछे का वाल है, वहाँ पे कोई जाता नहीं है, इस तरह का कुछ है। तो ये लाइकलीहुड, लेकिन इसका जो कंसिक्वेंस है, जो सीवियरिटी है, वो सेम रहेगा, हॉस्पिटल ट्रीटमेंट। तो यहाँ पे देखिए अगर दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाता है 1 × 4 = 4, जो कि क्या है, लो रिस्क है। तो ये चीज़ जो है आपको
देख रहे हैं कि उसके पोजीशन के अनुसार जो है लाइक्लीहुड कम हो रहा है। जैसे एक नंगा वायर है इलेक्ट्रिक का, और मान लीजिए कि नीचे में ही है तो उसको टच होने का ज़्यादा चांस है, लेकिन नंगा वायर ही है, वो छत के ऊपर है या सीलिंग से जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पे किसी का हाथ पहुँचना बहुत मुश्किल है। तो लाइक्लीहुड जो है यहाँ पे क्या है कि नीचे रहेगा तो 5, ऊपर रहेगा तो 1 या 2, देख रहे हैं। तो ये डिपेंड कर, जैसे आप देख रहे हैं ओवरहेड लाइन जो भी जाता है वो नंगा रहता है, बहुत ऊंचा रहता है, तो कोई भी आदमी को उसको पकड़ने का जो चांस है वो वेरी अनलाइकली है, यानी कि 1 है। और अगर वही तार अगर नीचे ज़मीन से सटा हुआ हो तो उसको टच होने का चांस जो है, जो लाइक्लीहुड है वो 5 होगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे करते हैं। तो इसीलिए जो है, जो भी रिस्क असेसमेंट करेगा वो कॉम्पिटेंट होना है। कॉम्पिटेंट होने से क्या है, और ये रिस्क रेटिंग जो है वो अच्छे से करेगा। तो ये रिस्क मैट्रिक्स है जिसमें देख रहे हैं कि ये ग्रीन से रेड तक चालू हुआ है। ग्रीन मतलब ये आप देख रहे हैं कि लो रिस्क, सॉरी वेरी लो रिस्क, और ये आप ये उसके बाद जो देख रहे हैं वो लो रिस्क होगा, उससे जो लाइट कलर है, येलो कलर मतलब मीडियम रिस्क है। उसके बाद जो जा रहे हैं वो हाई रिस्क है, और सबसे रेड जो है वेरी हाई रिस्क है। तो ऐसे कैटेगराइज किया गया है। तो ये जो है आप कभी भी हाई रिस्क में नहीं काम करना है, लो या वेरी लो रिस्क में ही काम करना है। तो ये कैसे कम करेंगे, तो कंट्रोल मेजर ले लेंगे। तो फिर जो है, तो हम जानेंगे कंट्रोल मेजर के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं यूजिंग न्यूमेरिकल रिस्क रेटिंग। इसको बोलते हैं न्यूमेरिकल, मतलब नंबर का यूज़ किया गया है। ऐसा कोई ये तो कोई वजन, कोई ऐसा नापने वाला तो चीज़ है नहीं रिस्क को कि 1 kg हुआ रिस्क, 2 kg हुआ, 3 kg रिस्क हुआ, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो इसको हम लोग एक नंबर देते हैं, ताकि क्या है, ये थोड़ा सा सेमी क्वांटिटी मेथड से यूज़ करते हैं, मतलब कि जिससे कि सब लोग एक ही जो है एक ही तरह का रिस्क फाइंड आउट करें। कोई ना बोले 10 है, कोई ना बोले 20 है। तो एक कोशिश किया गया है कि ताकि एक खास एक नंबर आ जाए, जिससे कि लोग जो है इसको अच्छे समझ पाएँ। तो ग्राफिक डेमोन्स्ट्रेशन हाउ रिस्क लेवल कैन बी कैटेगराइज यूजिंग नंबर एंड कलर कोडिंग। इन द एग्जाम्पल ग्रीन आइडेंटिफाई द लो रिस्क, ग्रीन को लो रिस्क कहा गया मैंने बताया, और रेड को हाई रिस्क, और इंटरमीडिएट रिस्क जो आर सोज इन बिटवीन, जैसे मीडियम लो ऐसा शो। तो यूजिंग न्यूमेरिकल रिस्क रेटिंग सिस्टम सच एज एग्जाम्पल सो अबव कैन बी यूजफुल फॉर सेवरल रीजन। ये क्यों ऐसा यूज किया जाता है, मैंने बताया न्यूमेरिकल मेथड, क्योंकि ये एक क्लैरिटी ऑफ थिंकिंग देता है। आदमी जो है, हर एक आदमी एक ही वे में सोचे, बंद करो, हर एक आदमी एक ही वे में सोचे, उसका ये क्लैरिटी देता है। साथ में कंसिस्टेंसी ऑफ अप्रोच, सेम सभी लोग एक ही तरह का सोचें, और प्रायोरिटाइजेशन मतलब कि जो प्रायोरिटी दे पाएँ, सब लोग एक ही तरह से प्रायोरिटी दे पाएँ। तो ये जो है ये 3 कारण है जिसके चलते जो है न्यूमेरिकल रिस्क रेटिंग यूज़ किया जाता है। तो इसी में मैंने बताया कि अब आप अगर हाई रिस्क हो तो आपको कंट्रोल करने पड़ेंगे, और कंट्रोल के कुछ स्टेप होते हैं। वो कौन कौन से स्टेप होते हैं, तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है कि हायरार्की, जनरल हायरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल आइडेंटिफाई करें या इनलिस्ट करें। तो इस तरह से आप जो है, ये अगर स्टेप याद नहीं रहेगा तो आप जो है नहीं लिख पाएंगे, और इसमें इधर उधर मिस होगा, मतलब नंबर कट जाएंगे। तो ये आप सिस्टमेटिक याद रख लेंगे। तो पहला क्या होता है, एलिमिनेशन। कुछ चीज़ें जो हैं, जो जैसे टॉपिक फोकस में जो भी दिया गया है, आप उसको याद कर लें ही तो बेहतर है, क्योंकि ये चीज़ उल्टा सीधा नहीं लिख सकते, सेम वे में जाके वहाँ पे पुट करना है। तो फर्स्ट जो है जैसे एलिमिनेशन, सेकंड सब्स्टिट्यूशन, थर्ड इंजीनियरिंग कंट्रोल, फोर्थ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, और फिफ्थ जो है पीपी। इसके बारे में मैंने भी बहुत सारे वीडियो बनाए थे, लेकिन फिर भी यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ कि इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। तो हम लोगों ने देखा कि आदमी के ऊपर ज़्यादा विश्वास नहीं कर सकते, इसीलिए ज़्यादातर टेक्निकल इंजीनियरिंग कंट्रोल पे आदमी फोकस करता है, और ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है। प्रोसीजरल जो है, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जिसको बोलते हैं, वो लीस्ट इफेक्टिव होता है, और बिहेवियरल उससे भी कम इफेक्टिव होता है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये 5 स्टेप है, तो कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है, इसको एक बार 1 by 1 करके समझते हैं। तो एलिमिनेट मतलब क्या,
तो आप समझ रहे हैं, जैसे एलिमिनेट मतलब कि हटा दो, ख़त्म कर दो उस चीज़ को, हिंदी में अगर समझे तो आप जैसे कि आप हाइट पे काम कर रहे हैं, हाइट पे काम करना है तो हाइट पे काम ऐसा कोशिश करें कि हाइट पे काम ही ना करें, आप नीचे ही कर लें, फिर उसको ले जाकर ऊपर रख दें। तो ऐसा क्या संभव है? क्या हर जगह संभव नहीं होता। जैसे आप वेल्डिंग करना है आपको, कोई चीज़, कोई कंपोनेंट ला के फैब्रिकेट करने हैं, आपको बनाने हैं वेल्डिंग करके, तो उसमें खतरे हैं वेल्डिंग को लेके। तो ऐसा करिए कि आप वेल्डिंग किया हुआ ही वो सामान मंगा लीजिए और डायरेक्ट यहाँ लगा दीजिए। तो ये क्या है, आप वेल्डिंग नहीं करेंगे। लेकिन ये हर जगह संभव नहीं होता है। जैसे कोई मेडिसिन जो है ज़्यादा वो ख़तरनाक है, तो मेडिसिन यूज़ ना करके दूसरा कोई यूज़ कर लीजिए, जो एकदम पूरा मतलब एलिमिनेट का मतलब ये हो गया कि आप उस चीज़ को पूरी तरह से हटा रहे हैं। लेकिन ये हर जगह पॉसिबल नहीं होता है। तो दूसरा स्टेप जो है वो क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन, या इसको रिड्यूस भी बोलते हैं। आप जो दिया है वही याद रखें, सब्स्टिट्यूशन। इसमें क्या करते हैं, जैसे पेट्रोल जो है वो हाईली फ्लेमेबल होता है, तो आप आग लगने का चांस ज़्यादा रहता है। तो अगर आप उसकी जगह पे उसकी जगह पे आप डीजल यूज़ करते हैं तो थोड़ा लो फ्लेमेबल होता है, तो रिस्क क्या हुआ, थोड़ा कम हो गया, मतलब सब्स्टिट्यूट कर दिया। अभी मान लो पुराना मशीन है, ज़्यादा वाइब्रेशन, ज़्यादा साउंड आ रहा है, तो उसकी जगह पे एक नया मशीन लाके, मतलब ये क्या होता है, रिप्लेसमेंट, कम खतरे वाला चीज़ को वहाँ पर रिप्लेस कर देना। जैसे कोई मेडिसिन है, मतलब कोई सब्सटेंस जिस पे हम काम कर रहे हैं लेके, वो हजार्डस है, ज़्यादा हजार्डस है, मोर हजार्डस है, एक्सट्रीमली हजार्डस है, उसकी जगह पे कम हजार्डस वाला सामान ला के यूज़ करें। तो ये जो है आप देख रहे हैं कि कैसे रिड्यूस किया जा रहा है। जैसे कोई सीमेंट है, वो ज़्यादा कोरोसिव नेचर का है, आपका हाथ काट दे रहा है, तो उसकी जगह पे कम नॉर्मल वाला सीमेंट आप यूज़ करें, तो उससे हाथ नहीं कटेगा। तो ये क्या है, सब्स्टिट्यूशन। आपने समझ गया कि हजार्ड हमेशा एलिमिनेट नहीं किया जा सकता है, उसके जगह पे पॉसिबल होता है कि कुछ चीज़ सब्स्टिट्यूट किया जाए, तो उससे क्या है कि खतरा जो है थोड़ा, मतलब रिस्क कम हो जाएगा। ये रिस्क कंट्रोल करने का मेथड है। और थर्ड जो मेथड है वो है इंजीनियरिंग कंट्रोल। मैंने बताया कि आदमी गलती करते रहता है, इसलिए ज़्यादातर इंजीनियरिंग कंट्रोल पे ही विश्वास रहता है लोगों का, क्योंकि आदमी जो है ह्यूमन एरर होते रहता है। तो कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग कंट्रोल मतलब क्या, तो वो ये क्या करता है, ऐसा कोई इंजीनियरिंग सॉल्यूशन जो कि एक्सपोजर को प्रिवेंट करे, माने आपको और उसके बीच में एक गैप मेंटेन कर दे, जिससे कि आप उसके टच में नहीं जाएंगे। जब तक आप उसके टच में नहीं जाएंगे तो तब तक किसी तरह का आपको रिस्क नहीं है। तो जैसे मैं बता दूं, एक वायर है, तो वायर नंगा है, मतलब बेयर वायर है, और उसके ऊपर अगर आप कवर डाल देते हैं तो टच होने के बाद भी आपको शॉक नहीं लगेगा। तो ये क्या हो गया, इंजीनियरिंग कंट्रोल हो गया। जैसे एक गड्ढा है, उसके ऊपर साइड में बैरिकेशन डाल दे रहा है, तो आइए कि करके समझते हैं, ज़्यादा मैं अपने से एग्जांपल नहीं देता हूँ। आइसोलेशन और टोटल इनक्लोजर। जैसे कोई मशीन है, उसकी पुली एक्सपोज हो रही है, उस पर कोई गार्ड नहीं है, उसमें हाथ फंसने का चांस है, तो उसको टोटली इनक्लोज कर दीजिए, आप बंद कर दीजिए, उसको कवर कर दीजिए। तो ये क्या है, आइसोलेशन या टोटल इनक्लोजर हो गया। और जैसे कोई मशीन काम कर रहा है, तो वहाँ पे चारों तरफ से आप एक बैरिकेशन दे दीजिए, तो ये क्या हुआ, टोटल इनक्लोजर हो गया। इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये पहला। उसके बाद जो सेकेंड स्टेप है, सेपरेशन एंड सेग्रीगेशन। जैसे सेपरेशन एंड सेग्रीगेशन का मतलब क्या, तो मान लीजिए रोड है, और रोड पे व्हीकल और पेडेस्ट्रियन दोनों एक साथ जा रहे हैं, तो हो सकता है उनके बीच में ज़्यादा चांस हो कोलिजन होने का, धक्का लगने का ज़्यादा चांस हो। तो एक दोनों के लिए सेपरेट पाथ बना दीजिए, सेपरेट और कर दीजिए, तो एक पे गाड़ी जाएंगी और एक पे आदमी पैदल जाएगा। अब दोनों जब मैच एक साथ नहीं चलेंगे तो खतरा कम हो गया। तो ये सेपरेशन एंड सेग्रीगेशन मेथड जो है यूज किया जा सकता है। और पार्शियल इनक्लोजर, मतलब कि पार्शियल इनक्लोजर जैसे कि आप काम कर रहे हैं वहाँ, कोई काम कर रहे हैं, वहाँ से बहुत सारा फ्यूम गैस निकल रहा है, और जो कि आप डायरेक्ट इनहेल कर रहे हैं, तो ऐसा करते हैं वहाँ पे एक एग्जॉस्ट सिस्टम लगा देते हैं, जो कि उस हवा को वो बाहर खींच के कर देगा। तो ये क्या हुआ, एक पार्शियल इनक्लोजर जो है दिया गया, जिससे कि आपका खतरा जो है कम हो जाएगा।
सेफ्टी डिवाइस कुछ लगा दिए, कुछ इंटरलॉक लगा दिए, स्विच लगा दिए, कि कुछ सेंसर्स लगा दिए, आप उसके अंदर जब भी हाथ करेंगे वो बंद हो जाएगा। तो इस तरह से स्विचेज वगैरह सेंसर हैं, या जो है इंटरलॉक स्विच है, कि जैसे आप कोई मशीन है, जब भी उसका गार्ड खोलेंगे मशीन अपने आप बंद हो जाएगा, इस तरह का इंटरलॉक वगैरह है। तो मूवेबल गार्ड है, जैसे कि आप देखते हैं जब भी आप काम करेंगे गार्ड जो है मतलब ऊपर नीचे आते जाते रहेगा, तो ये सब मूवेबल गार्ड वगैरह है। तो ये इंजीनियरिंग कंट्रोल है। उसके बाद जो आता है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। एडमिनिस्ट्रेटिव नाम से ही आप समझ गए होंगे कि ये जो है एक प्रोसीजर कुछ होगा जो फॉलो करने होंगे। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल आर दोज दैट रिलाई ऑन प्रोसीजर्स एंड बिहेवियर। जैसे अगर कोई काम करना है वहाँ पे रिस्क कंट्रोल बाकी मेथडों से नहीं, जो ऊपर के जो मैंने 3 जो बताएं उससे कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, तो ये 4th जो स्टेप है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। तो आप ये काम करिए, एक फॉर्मल प्रोसीजर बना दीजिए कि आप इस प्रोसीजर से काम करेंगे, मतलब ऐसा कोई प्रोसीजर बना दीजिए जिससे कि रिस्क को मिनिमाइज किया जा सके। तो ये क्या होता है, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क बोलते हैं इसको। जैसे हम कोई SOP लगाते हैं, सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर, या परमिट टू वर्क लगाते हैं, लोटो लगाते हैं, ये क्या है, एक तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है, ताकि जो है वहाँ पे किसी तरह की गलती ना हो पाए। तो ये एक क्या है, एक प्रोसीजर बना दिया कि अगर आपको इस काम को करना है तो इसी वे में करना होगा, इसी सीक्वेंस में करने होंगे, तो रिस्क जो है कंट्रोल होगा। उसके बाद रिड्यूस एक्सपोजर। रिड्यूस कैसे एक्सपोजर करेंगे, तो जैसे कोई आदमी जितना हो सके रिड्यूस एक्सपोजर, जैसे कि जो आदमी जैसे 8 घंटे जो है किसी हजार्डस मूविंग पार्ट्स पे अपना समय बिता रहा है, तो ज़्यादा चांस है कि वो ज़्यादा सफ़र हो, और एक आदमी जो है कम समय बिता रहा है तो उसका कम चांस है। तो ऐसे जो है आप समय को कम कर लीजिए, कि जैसे कम से कम वहाँ समय पे जो हजार्डस जैसे साउंड में है, साउंड में आप काम कर रहे हैं तो ज़्यादा समय साउंड में ना बिता के कम समय साउंड में बिताएं। रिड्यूस्ड टाइम ऑफ एक्सपोजर, जैसे जैसे इसमें क्या है कि जो भी आप कितना डोज में आप साउंड लेते हैं, कितने डोज में कोई जैसे लीड है, गैस है, कितना, तो ये क्या है, रिड्यूस द टाइम ऑफ एक्सपोजर। उसके बाद क्या है, इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग एंड सुपरविजन। ये आप अगर देते हैं तो भी क्या है कि कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे कि ट्रेनिंग इज इंस्ट्रूमेंट इन इनेबलिंग एम्प्लॉय टू बिकम कॉम्पिटेंट। तो जितना ही आप उसको नॉलेजफुल बनाओगे किसी आदमी को, वो ज़्यादा जो है अच्छे से काम करेगा और ख़तरे को समझेगा और अपने आप को बचाएगा उससे। लास्ट में है सुपरविजन, यानी कि रेफर मैनेजमेंट रूटीनली चेकिंग वर्कर्स एंड एक्सरसाइजिंग देयर अथॉरिटी टू कंट्रोल बिहेवियर इशू रहता है, तो उसके लिए जो है सुपरविजन देने की आवश्यकता होती है। सबसे आइए कुछ ये इम्पोर्टेंट चीज़ देख लेते हैं। सेफ्टी साइन। सेफ्टी साइन जो है कितने तरह के होते हैं, तो सेफ्टी साइन जनरली 5 तरह के हैं। एक प्रोहिबिशन क्या होगा कि एक आप जैसे देख पा रहे हैं कि प्रोहिबिशन का है, इसमें क्या होता है, ये डायरेक्टेड एट स्टॉपिंग डेंजरस बिहेवियर, और ये स्टॉप करने के लिए दिया जाता है। जैसे आपको सिगरेट नहीं पीने हैं, नो स्मोकिंग, तो इस तरह का चिन्ह रहेगा। तो कैसा चिन्ह रहेगा, तो ये रहेगा द साइन आर सर्कुलर साइन रहेगा विथ ए ब्लैक पिक्टोग्राम। ये काले कलर का एक पिक्चर रहेगा पीछे में, ऑन वाइट बैकग्राउंड वाइट रहेगा, विथ रेड बॉर्डर कैसा रहेगा, रेड रहेगा, एंड रेड डायगोनल क्रॉस बार। एक बीच में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे रेड डायगोनल क्रॉस बार खींचा हुआ है, तो इस तरह का जो है रहेगा। उसी प्रकार वार्निंग का क्या है, वार्निंग में भी ये क्या करता है, आदमी को वार्न करता है कि यहाँ खतरा है, ये पीले कलर का। तो ये कैसा रहेगा, एक ट्रेंगुलर विथ ब्लैक पिक्टोग्राम, ये ट्रेंगुलर रहेगा, ब्लैक पिक्टोग्राम रहेगा, येलो बैकग्राउंड रहेगा विथ ब्लैक बॉर्डर। तो ये चीज़ आपको याद रखने हैं, एग्जाम में आ सकता है। मैंडेटरी पीपी
मैंडेटरी एक्शन का क्या होता है, जैसे जो भी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये मैंडेटरी का है, मतलब जहाँ भी रहेगा मतलब वो चीज़ आपको करने ही करने हैं। तो मैंडेटरी में जो है इंस्ट्रक्ट पीपल टू टेक स्पेसिफिक एक्शन आफ्टर रिलेटेड टू वियरिंग पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ज़्यादातर ये पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के लिए पहनने के लिए बारे में बताता है। और इसका जो साइन है ये कहता है कि दे आर सर्कुलर विथ सॉलिड ब्लू, एक सॉलिड ब्लू पूरा ब्लू रहता है, ब्लू और ब्लू बैकग्राउंड एंड वाइट पिक्टोग्राम, पिक्टोग्राम जो है वाइट रहेगा। उसी प्रकार सेफ कंडीशन जो है वो ग्रीन रहेगा, ग्रीन मतलब सेफ होता है तो ग्रीन रहेगा। और ग्रीन में जो है पूरा जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सेफ कंडीशन, और थोड़ा ऊपर करता हूँ, हाँ आप देख पा रहे हैं सेफ कंडीशन इमरजेंसी स्केप का दिया गया है। ये कैसा रहेगा, तो दे आर रेक्टेंगुलर और स्क्वायर भी हो सकता है विथ वाइट पिक्टोग्राम, इसमें जो पिक्चर रहेगा वाइट कलर में रहेगा और ग्रीन बैकग्राउंड, बैकग्राउंड जो है ग्रीन रहेगा। तो ऐसा आप देख पा रहे हैं जो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट का जो है वो कैसा रहता है, तो वो जनरली आपको रेक्टेंगुलर स्क्वायर रहेगा विथ ए वाइट सिंबल और पिक्टोग्राम ऑन रेड बैकग्राउंड। आप ये बिल्डिंग वगैरह में देखेंगे या इंडस्ट्री में देखेंगे कि इसका चिन्ह बनाया रहता है। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है सेफ्टी साइन। अब सबसे जो लास्ट स्टेप है रिस्क असेसमेंट का, वो है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जो कि ये बहुत लीस्ट इफेक्टिव है, सबसे लास्ट में यूज़ करना है। तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किसे कहते हैं, इक्विपमेंट और क्लोथिंग दैट इज ओर्न और हेल्ड बाय ए वर्कर दैट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम वन और मोर रिस्क टू देयर सेफ्टी और हेल्थ। तो कोई ऐसा इक्विपमेंट और क्लोथिंग जो है जो कि आदमी को किसी तरह का रिस्क से बचाने के लिए पहनते हैं, उसको हम पीपीई बोलते हैं। इसमें हेलमेट, जैकेट, शू, ग्लव्स, जो भी आप सेफ्टी के लिए यूज़ करते हैं ये सब आ जाएगा इसमें। तो कुछ चीज़ें जो है जैसे कि ईयर डिफेंडर यूज़ करते हैं किसके लिए, नॉइस के लिए। ग्लव्स किसके लिए यूज़ करते हैं, तो हजार्डस सबस्टांस से स्किन को बचाने के लिए। रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन किसे कब यूज़ करते हैं, तो जैसे कोई डस्ट या गैस हजार्डस चीज़ इनहेल ना हो, ब्रीथिंग इन ना हो। आई प्रोटेक्शन के लिए क्या यूज़ करते हैं, तो जैसे आपका आई गूगल है, डस्ट मास्क है, सॉरी गूगल्स है या फेस शील्ड है, ये सब यूज़ करते हैं। तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है वो सूटेबल होना चाहिए। तो सूटेबल का मतलब क्या होता है, तो सूटेबल मीन्स होता है इट इज़ अप्रोप्रिएट फॉर द रिस्क एंड द कंडीशन। जिस कंडीशन के लिए यूज़ कर रहे हैं वो पीपी है उसके लिए परफेक्ट होना चाहिए। जैसे नॉइस ज़्यादा घटाना है तो उसको नॉइस रिडक्शन रेटिंग उस ईयर प्लग का ज़्यादा होना है। तो उसी प्रकार अगर मान लीजिए हमको गैस फिल्टर गैस एरिया में काम कर रहे हैं या डस्ट एरिया में काम कर रहे हैं, तो डस्ट बहुत छोटा है, माइक्रोमीटर बहुत छोटा है, तो उसके अनुसार उसका जो है फ़िल्टर होना चाहिए। इट इज़ इर्गोनॉमिक, ये ऐसा नहीं पहनने के बाद हमको अच्छा ना लगे, मतलब कि ऐसा लगे यूजर फ्रेंडली हो। और इट इज़ फिट प्रॉपरली और इट डज नॉट इंक्रीज ओवरऑल रिस्क, और रिस्क ना बढ़ाना चाहिए। इट कंप्लाइज विद द रिलेवेंट स्टैंडर्ड, जो जहाँ जिस काउंट्री में भी ये काम मतलब यूज़ हो रहा है उसका स्टैंडर्ड फॉलो होना चाहिए, रिलेवेंट स्टैंडर्ड। जैसे इंडिया में IS कोड है और यूरोप में CE है, CE मार्क जो है यूरोपियन कन्फर्मिटी जिसको बोलते हैं वो लगा होना चाहिए, तभी वहाँ पे चलेगा। और उसके बाद इंश्योर दैट व्हेन 2 और मोर आइटम्स PPE हैव टू बी वर्न टुगेदर दे आर कंपेटिबल। अगर 2 PPE एक साथ यूज़ कर रहे हैं तो कंपेटिबल होना चाहिए, मतलब एक दूसरे के साथ फिट होना चाहिए। प्रोवाइड सुटेबल स्टोरेज एकोमोडेशन फॉर PPE के लिए एक अलग एकोमोडेशन वगैरह मिलना चाहिए। प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग, PPE को कैसे पहनना है उनको पता होना चाहिए। इन्फोर्स द यूज ऑफ PPE, रिप्लेस एंड रिपेयर डैमेज और लॉस्ट आइटम्स। तो आइए जानते हैं PPE के बेनिफिट्स एंड लिमिटेशन के बारे में। तो बेनिफिट ये होता है इट कैन बी यूज एज इंट्रीम कंट्रोल वाइल मोर एक्सपेंसिव और डिफ़िकल्ट कंट्रोल आर पुट इन प्लेस। तो मान लो बहुत सारा इंजीनियरिंग कंट्रोल देना हो, वहाँ अच्छा है कि आप PPE दे दें, इसका बेनिफिट ये है। इन सम सिचुएशन इट मे बी ओनली कंट्रोल ऑप्शन अवेलेबल,
किसी किसी ऑप्शन में ये सबसे मतलब लास्ट ऑप्शन रहता है कि यही कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। इट मे बी नीडेड एज बैकअप फॉर इमरजेंसी व्हेन अदर कंट्रोल हैव फेल्ड, मतलब कि इमरजेंसी के लिए बैकअप के लिए भी इसको रखते हैं, ताकि कुछ अगर इंजीनियरिंग कंट्रोल फेल हो जाए तो हम इसको बैकअप के लिए यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ यूजुअली चीप, ये जो है बहुत चीप होता है, ये बहुत चीप होता है। इट गिव्स इमीडिएट प्रोटेक्शन, ये तुरंत जो है प्रोटेक्शन किसी एक आदमी को देता है। और लिमिटेशन क्या है, इट ओनली प्रोटेक्ट वन पर्सन द वियरर, एक ही आदमी को प्रोटेक्शन देता है, ये पूरे लोगों को प्रोटेक्शन नहीं देता है। इट मे नॉट प्रोटेक्ट एडिक्वेटली इफ़ इट इज़ नॉट फिटेड करेक्टली, अगर सही से फिट नहीं होता है तो ये जो है आदमी को करेक्ट प्रोटेक्शन नहीं देता है। और उसके बाद है इट मे नॉट कंफर्टेबल एंड मे इंटरफेयर विद द वियरर एबिलिटी टू डू द जॉब, ये क्या है, कंफर्टेबल नहीं हो सकता। जैसे अगर आप हेलमेट पहने, किसी के सर में जो है दर्द होने लगता है हेलमेट पहनने से, तो आप समझ पा रहे हैं ये प्रोटेक्शन देने के लिए, लेकिन एक अलग से भी लोगों को प्रॉब्लम होने लगता है। तो इट में इंक्रीज ओवरऑल रिस्क बाय इम्पेयरिंग द सेंसेस, अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो सेंसेस को, जैसे आप गूगल से लगाते हैं तो हो सकता है कि वो अच्छे से क्लीन ना हो, तो अच्छे से धुंधला दिखाई देगा, तो एक अलग तरह का खतरा पैदा करेगा वहाँ पे। इट मे नॉट बी कंपेटिबल विद द अदर आइटम्स दैट हैव टू बी वर्न और यूज, दूसरा आइटम आप पहन रहे हैं, जैसे लड़कियां हैं उनके बड़े बड़े बाल होते हैं, उस पर आप उनके कान में अगर आप ये लगाएंगे, ईयर मफ लगाएंगे तो फिट नहीं बैठता है। तो अब हेलमेट लगा लिए फिर ईयर मफ लगाना है तो दोनों फिट नहीं बैठता है, तो कुछ कुछ प्रॉब्लम है इस तरह का। पीपुल डू नॉट लाइक वियरिंग पीपी, सभी लोग पीपी पहनना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि ये कभी कभी डिसकम्फर्टेबल भी होता है। इफ़ इट फेल्स टू डेंजर द वर्कर इज एक्सपोज टू रिस्क, अगर ये फेल होता है, पीपी नहीं पहनता, तो डायरेक्ट जैसे आप एक्सपोज होते हैं। जैसे मान लेते हैं अगर आप ऑक्सीजन डिफिशिएंट इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं जहाँ ऑक्सीजन नहीं है, और आप ब्रीथिंग अपरेटस यूज़ करते हैं, और वहाँ पे ब्रीथिंग अपरेटस कैसे ही फेल होता है तो आपको पूरे तुरंत आपके ऊपर डायरेक्ट खतरा है। तो ये चीज़ जो है इसके बाद जो है कल जो है कंटिन्यू करूँगा, और आज के लिए इतना ही। ऐसे ही आपका कमेंट आता रहे, आपका प्यार बना रहे, और कोई भी नए व्यूअर्स जो हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन जाएगा। बेल आइकन को भी दबा लें ताकि नोटिफिकेशन मिल जाएगा मैंने जब वीडियो अपलोड करूँगा। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे, और कंटिन्यू जो है आप हमारे वीडियो को वॉच करेंगे, और आपका जो एम है सेफ्टी को लेके वो भी पूरा होगा, और आप हर एक चीज़ को देख पाएंगे, कोई छूटेगा नहीं। तो जो भी अगर आपके दोस्त जो है सेफ्टी को जानना चाहते हैं या अपना नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं तो उनके साथ ये वीडियो शेयर करें, ताकि उन्हें मालूम चलेगा कि ऐसा मैं वीडियो बना पा रहा हूँ। ऐसा वीडियो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, क्योंकि वो जब यूट्यूब में सर्च करेंगे तब मिलेगा। अगर आप शेयर करते हैं तो उन्हें तुरंत पता चल जाएगा इसके बारे में। तो दीजिए इजाज़त, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद। कल मिलेंगे फिर इसी समय मॉर्निंग में मैं वीडियो बनाता हूँ।